please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए वित्त मंत्री राज्यों को वैट की दरें कम करने के लिए चिट्ठी लिखेंगे। ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने कीमतों को कम करने के लिए पहल की और वित्त मंत्रालय ने एक्साइज ड्यूटी में 2-2 रुपए की कटौती की है, उसी तरह से राज्यों को भी कीमतें घटाने के लिए पहल करनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यों से अपील की कि वो वैट में 5-5% की कटौती करें। माननीय वित्त मंत्री जी ने सारे राज्य की मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने वाले हैं। सारे राज्यों की अभी जिम्मेदारी बनती है कि उनके वहां जो वैट कलेक्शन होती है, हर एक राज्य की अपना अपना वैट की स्ट्रक्चर है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील पर बीजेपी शासित तमाम राज्यों ने कीमतों को कम करने की कवायद शुरू कर दी। गुजरात में वैट 2 रुपए तक कम करने पर विचार हो रहा है और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी कहा कि राज्य वैट कम करने की अपील पर सकारात्मक विचार कर रही है। सोचेंगे तो सकारात्मक ही सोचेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जा रहे हैं आप, हाँ। तो मध्य प्रदेश के हिस्से में क्या इस बार? देखिए, बहुत सी बातें हैं हम लोगों ने रखी हैं, वो जीएसटी काउंसिल में आने वाली हैं और संभवतः पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में भी चर्चा होगी। दिल्ली में कंपनी सचिवों के कल हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे आलोचकों को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब जीडीपी की विकास दर 5.7% के नीचे गई है। उन्होंने पिछली सरकारों के वक्त जीडीपी की कम विकास दर का हवाला भी दिया। लकीर के फकीर नहीं है और हम कभी ये दावा नहीं करते सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है। जहां कहीं रुकावटें हैं, 3 महीने में जो अनुभव आया है, उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है। जीडीपी की विकास दर में कमी और नोटबंदी और जीएसटी पर पीएम के बयान पर विपक्ष ने चौतरफा हमला किया। कांग्रेस ने जीएसटी के नाम पर देश में टैक्स टेररिज्म लागू करने का आरोप लगाया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा कि पीएम अर्थशास्त्र नहीं बल्कि जुमला शास्त्र चला रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आंकड़ों की हेराफेरी कर बेहतर तस्वीर दिखाने का आरोप भी लगाया। आज जीएसटी के नाम पे टैक्स टेररिज्म है, आतंकवाद हो गया टैक्स का। What he is talking about is not economics. He is talking of Jumlanomics. They are full of jumlas. और दीपक बिष्ट बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक घर में घरेलू काम करने वाली नाबालिग लड़की ने एक रिहायशी इमारत की 11वीं मंजिल के फ्लैट से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की नाकाम कोशिश की। 10वीं मंजिल पर लगे जाल में फंस जाने के कारण लड़की की जान बच गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संरक्षण में भेज दिया। करीब 14 से 15 साल की इस लड़की ने आरोप ये लगाया कि उसकी मालकिन उस पर तरह तरह के जुल्म करती थी। उसके शरीर पर जलने और मारपीट के निशान भी मिले हैं। को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के भेज दिया है, वहाँ इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाएगी और एक्यूज का और इसका मुद्दे के दोनों का मेडिकल कराया जाएगा अभी रात को, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। दीपक, अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई? देखिए, अभी तक पुलिस का कहना है कि ये जांच कर रहे हैं और वही जो दूसरे लोग हैं सोसाइटी के, उनका ये कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में उस छात्रा की जो है तरफदारी कर रही है, उसका बचाव करते दिखे। जबकि नाबालिग को कई बार पीटा जाता है तो पुलिस ने हालांकि ये भी पूछा है लोगों से कि जब इतने समय से पीटने की आप बात कर रहे हैं तो पुलिस को तब तक क्यों नहीं सूचना दी गई, क्योंकि आज जिस तरह से इस नाबालिग बच्ची ने कदम उठाया है 11वीं मंजिल से कूदने का, तो अगर शायद उस पर यह भी एक जांच की जा रही है कि क्या वो कूदी है खुद या फिर उसे कहीं धक्का ना दे दिया हो, क्योंकि रात का समय था। और यही वजह है कि पुलिस कई सारे एंगल्स पर इस मामले में जांच कर रही है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि बिहार के रहने वाले दोनों हैं और वहां से भी इनपुट जुटाया जा रहा है कि क्या ये खुद इसके साथ चलकर आई थी, अपने साथ लेकर आई थी, या किसी के माध्यम से इसको नौकरानी का काम यहाँ पर दिया गया था। तो कई सारे जो पहलू है उन पर जांच की जा रही है। शुक्रिया दीपक।
और जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। अहमदाबाद में 2 नकाबपोश लोगों ने कथित तौर पर 17 साल के एक दलित लड़के पर ब्लेड से हमला कर दिया। आरोप है कि जब पीड़ित स्कूल से परीक्षा देकर लौट रहा था तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उसकी पीठ पर ब्लेड से वार किए। उसकी पीठ पर 17 टाके लगे हैं। ये हमला लिम्बोदारा गांव में हुई, जहां हाल ही में दलितों पर अलग अलग 2 हमले की खबर आई थी। दलितों पर हमले की खबरों के कारण 7,000 लोगों के इस गांव में हालात तनावपूर्ण है। गांव में पुलिस का भी पहरा है। जिस दलित लड़के पर हमला हुआ वो दलितों पर हुए हमले के पुराने मामले में चश्मदीद गवाह है। लड़का वापिस आ रहा था, तब 2 लड़के ने एक बाइक में आके पीछे से ब्लेड से घा मार के भाग गए। फरियादी ने पहचान नहीं सके थे क्योंकि वो चेहरे पे रुमाल ढका हुआ था, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और आशीष सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। मुंबई पुलिस और खुफिया विभाग ने पाकिस्तान से मुंबई अंडरवर्ल्ड को की गई 2 फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक ये कॉल दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपने कुछ खास गुर्गों को किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से आई जिन फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया है उन्हें 28 सितंबर को किया गया। इकबाल कासकर की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई लोगों के नंबर की निगरानी भी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक एक ही दिन में पाकिस्तान से 2 मोबाइल नंबरों से कुल 3 बार कॉल किए गए थे। तीनों कॉल्स के दौरान कुछ 11 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन ज्यादातर बातचीत कोर्ट्स में की गई, जिसे समझने की कोशिश की जा रही है। और मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर दे रहे हैं। पंचकुला कोर्ट से राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की 6 दिन की रिमांड मिलने के बाद पंचकुला पुलिस ने दावा किया कि पंचकुला हिंसा की साजिश रचने में हनीप्रीत खुद शामिल थी। 17 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा में एक बैठक हुई, जिसमें 25 अगस्त की हिंसा को लेकर प्लानिंग बनाई गई, जिसमें तय किया गया था कि राम रहीम के दोषी करार होने पर वहां उपद्रव और हिंसा भड़कानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के पास पुख्ता सबूत है कि गुरमीत राम रहीम के काफिले से लेकर कोर्ट पहुंचने तक की सारी योजनाएं तैयार की गई थी। इस साजिश में हनीप्रीत पूरी तरह शामिल थी। हिंसा भड़काने में राकेश और प्रीतम 2 मुख्य आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है। कल पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत को 6 दिन के रिमांड पर भेजा था। अब पुलिस हनीप्रीत से कई और राज जानने की कोशिश करेगी। वहीं आईजी ने हनीप्रीत की तबीयत के बारे में कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। मीटिंग बकायदा हुई थी और उस मीटिंग के अंदर से हमने विटनेस है जिसने हमारे को ये स्टेटमेंट्स दी हैं। इस बीच बड़ी खबर प्रणय उपाध्याय दे रहे हैं, आपको दे दे। अमेरिका ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी पर नाराजगी जताई और कहा है कि ये कॉरिडोर विवादित क्षेत्र से गुजरता है। भारत ने सीपीईसी का विरोध किया और इस मामले में अब अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री जिम मैटिस ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विवादित क्षेत्र से होकर गुजरेगा। किसी भी देश को OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड की पहल को दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर बन रहा है। भारत शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहा है। पिछले साल मई में चीन ने बेल्ट एंड रोड फोरम नाम से एक कार्यक्रम भी किया था, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने के लिए पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यों से वैट को 5% तक कम करने की अपील की और कहा इस बारे में वित्त मंत्री भी राज्यों को लिखेंगे चिट्ठी। कंपनी सचिवों के सम्मेलन में अर्थनीति के आलोचकों को पीएम ने महंगाई से लेकर जीडीपी तक हर मुद्दे पर आंकड़ों के साथ दिया करारा जवाब। पीएम मोदी ने 3 महीने की समीक्षा के बाद कारोबारियों की जरूरत के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव के भी संकेत दिए। केरल में कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के गांव से करेंगे रोड शो। केरल में योगी आदित्यनाथ के जन रक्षा यात्रा के शामिल होने के बाद सीपीएम और का आरएसएस बीजेपी के खिलाफ 9 अक्टूबर को जवाबी प्रदर्शन का ऐलान। हरियाणा पुलिस
पुलिस का दावा, पंचकुला हिंसा की साजिश रचने के लिए डेरे में 17 अगस्त को हुई बैठक में शामिल थी हनीप्रीत। कोर्ट से मिली 6 दिन की पुलिस रिमांड में खुल सकती है साजिश की परतें। फरीदाबाद में घरेलू काम करने वाली नाबालिग लड़की ने 11वीं मंजिल के फ्लैट से कूदकर खुदकुशी की नाकाम कोशिश के बाद मालकिन पर लगाया जुल्म ढाने का आरोप।